हम जिस फ़िलासफ़र का आज क्विकली रिव्यू लेने लगे हैं वो हैं जी जैन जैक रोसो, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं। जैन जैक रोसो का जो ताल्लुक़ था वो इंतहाई गरीब ख़ानदान से था और स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुए एक घड़ी सास के बेटे थे और ज़िंदगी इंतहाई तकलीफ़ों, मुसीबतों और अज़ियतों में गुजारी। तो इस हवाले से जो इनकी फ़िलासफ़ी है, यानी कि जो रोसो की फ़िलासफ़ी है, उसमें हमें क्या नज़र आएगा, उसमें हमें ऐसी ही तकलीफ़ नज़र आएगी, कर्ब नज़र आएगा। यानी इनकी ज़िंदगी जिस तरह से गुज़री है वही उनकी ज़िंदगी की जो रिफ़्लेक्शन है हमें इनकी फ़िलासफ़ी के अंदर नज़र आती है। क्योंकि इससे ज़्यादा और क्या होगा कि इन्होंने इनकी जो बहुत ज़्यादा माना जाता है इमोशनल थे, ठीक है जी। इमोशनल होने की वजह से रोसो जो है ये कभी भी एक जगह टिक के काम नहीं कर सके, क्योंकि बाप तो पहले ही बदहाल था, घड़ी साज थे ना वालिद साहब इनके। तो घड़ी साज होने की वजह से रोसो को भी मुख्तलिफ कामों पे छोड़ा कि भाई ये काम सीखो, ये सीखो। लेकिन जहाँ जहाँ इन्होंने 2 4 6 माह लगाए वहाँ से फ़रार, यानी कि वहाँ से निकलते गए, वहाँ से भागते गए। तो उससे क्या हुआ, रोसो कहीं टिक के काम नहीं कर सका। जब कहीं टिक के काम नहीं कर सका तो उस ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार रही, यहाँ तक कि तबीयत के अंदर इतना ज़्यादा जो है वो बेजारी थी कि अपने 5 बच्चों को दाखिल करवा दिया यतीम खाने में, ये कह के कि इनका कोई वाली वारिस नहीं। तो आप अंदाज़ा करें कि फिर लाइफ किस तरह से गुजरी होगी। अगर बात करें हम रोसो की, तो इनकी फ़िलासफ़ी की, तो फ़िलासफ़ी में बहुत बड़ा नाम है रोसो का। उसकी वजह ये है कि रोसो ने जो जनरल विल पेश की वो बहुत ज़्यादा फॉलो की जाती है, मानी जाती है कि जनरल विल के हवाले से जो उन्होंने बात की या स्टेट ऑफ नेचर के हवाले से जो बात की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टेट ऑफ नेचर की, तो स्टेट ऑफ नेचर में रोसो का ये मानना था कि इंसान जो है जब स्टेट ऑफ नेचर में था तो ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, ठीक है। अब हम देख रहे हैं तीसरा बंदा है जो है बात कर रहा है स्टेट ऑफ नेचर की, यानी कि थॉमस हॉब्स साहब ने क्या कहा जी, जॉन लॉक ने क्या कहा, उसके बाद अब रोसो क्या कह रहे हैं कि भाई स्टेट ऑफ नेचर के अंदर ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, बहुत शानदार थी, कोई लालच नहीं थी, नेचर उसे फूड प्रोवाइड करती थी, उसे अपनी उसकी यानी सिक्योरिटी भी उसकी बहुत अच्छी थी, उसे ना कहीं कुछ गर्ज था, कुछ भी नहीं था, यानी कि बिल्कुल नेचुरल लाइफ थी। इसी वजह से जो रोसो है ये हमेशा से पूरी ज़िंदगी तमन्ना रही इस बंदे की कि भाई ये दोबारा से स्टेट ऑफ नेचर में कहीं जाए और वहाँ पे जाके रहे जहाँ पे लालच नहीं है, हिर्स नहीं है, जहाँ पे कोई बाउंडनेस नहीं है। क्योंकि रोसो का ये मानना था कि इंसान पैदा तो आज़ाद हुआ लेकिन वो फिर भी हर तरफ से चेन्स के अंदर है, बेड़ियों के अंदर है, कि उसे बहुत सी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है, अपनी सोसाइटी को दिखाने के लिए, मुआशरे को दिखाने के लिए, लॉ को फॉलो करता है। बहुत से ऐसे काम हैं जो वो करना नहीं चाहता लेकिन वो फिर भी करता है। तो जब वो नेचर के ज़माने में चला जाएगा, यानी स्टेट ऑफ नेचर में चला जाएगा, तो फिर आज़ाद है भाई, फिर पूछे ना पूछे, कहीं पड़ा रहेगा किसी सहरा के किनारे, किसी पहाड़ के ऊपर, कोई परवाह नहीं, जो मिलेगा खा लेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं खाएगा, कोई परवाह नहीं होगी, कोई लालच नहीं होगी। तो इस वजह से नेचर के ज़माने के ऊपर बहुत ज़्यादा बहस की। फिर कहा जी कि अब जो नेचर का ज़माना था फिर वो चेंज हो गया, क्योंकि लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उनका एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो वो जो एवोल्यूशन था उस प्रोसेस में लोग आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि हुकूमत बनी, हुकूमत ने लॉज को इन्फोर्स किया। जब लॉज को फॉलो करना शुरू हुए तो फिर बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखा गया, क्योंकि अब मर्ज़ी अपनी तो नहीं चल सकती थी। तो इसीलिए अपनी ये जो जनरल विल है उसके अंदर ये उसको 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं कि भाई एक रियल विल है और एक एक्चुअल विल है, ठीक है। यानी अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस है ना, कि एक इज्तमाई है और एक इनफरादी है। कि इनफरादी तौर पर इंसान जो है वो आज़ाद है, वो ख़ुद को आज़ाद रखना चाहता है, अपने फ़ायदे की बात करना चाहता है और वो उसी को फॉलो करना चाहता है। लेकिन इज्तमाई तौर पर अब वो ऐसा नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि ऑब्वियसली उसे दूसरों का भी ख्याल रखना है, ठीक है। अपनी लालच तो है ही है लेकिन दूसरों का ख्याल नहीं रखेगा तो वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता। लॉज का ख्याल रखना पड़ता है, सोसाइटी का ख्याल, कम्युनिटी का ख्याल। तो इस वजह से वो जो जनरल विल है वो काफ़ी ज़्यादा टफ है। लेकिन वो जनरल विल इनके ख्याल में कैसी जनरल विल होनी चाहिए कि जहाँ पे बादशाह जो है वो आवाम के हुकूक का भी ख्याल रखे, कोई लॉज बनाए तो आवाम से पूछे कि भाई क्या ये तुम्हें सूट करते हैं कि नहीं। क्योंकि इन्होंने जो तनकीद की, जो रोसो की एक्चुअल तनकीद थी, अगर आप वो समझे तो वो क्या थी कि ये बंदा बहुत ज़बरदस्त बात करता है एक हवाले से कि भाई देखो जब नेचर का ज़माना था तो सब फ्री थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब कानून बना, जब इदारे बने, तो वो जो जिन लोगों को लोगों ने चुना था अपने ऊपर हुकूमत के लिए नहीं चुना था। क्यों चुना था? इसलिए कि वो इनका ख्याल रख सकें। लेकिन फिर क्या हुआ कि वो जो एक इदारा बना हुकूमत का, वो इदारा खुद को एक्सपेंड कर गया, उसने तबकाती तकसीम पैदा कर दी। यानी कि जो मजदूर थे या जो निचला तबका था वो अलग हो गया, जो फौजी थे वो अलग हो गए और जो हुक्मरान थे वो अलग हो गए। और ये इतना स्ट्रांग हो गया, ये जो तबकाती निज़ाम था रोसो के अकॉर्डिंगली, कि ये इतना स्ट्रांग हो गया कि ये इसने खुद को एक अलग ही समझना शुरू कर दिया और लोगों के ऊपर जो है वो जुल्म शुरू कर दिया, लोगों को दबाना शुरू कर दिया। क्यों? ये मान के कि भाई मैं मुल्क हूं और तुम लोग मेरी
अवाम हो, ठीक है। अब यहाँ पे रोसो का जो इख्तिलाफ है वो हकीकत में एक हकीकत पे मबनी है। आज हम देखते हैं दुनिया के हर मुल्क में शायद ऐसा ही है कि वो जो इदारा हुकूमत अवाम ने मिल के बनाया, एक जनरल विल के थ्रू बनाया, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनाया, वो इदारा खुद को सुपीरियर समझ बैठा और खुद को उसने समझा कि अब मेरा ही हक है इस मुल्क के ऊपर। जैसे हम कहते हैं पाकिस्तान के अंदर की बात करें तो हम कहते हैं भाई एलीट तबका, ऐसी ब्यूरोक्रेसी, जो जर्नल्स हैं, इन्होंने ही मुल्क को जो है ना वो अपना बस समझ लिया कि भाई मुल्क इन्हीं का है, इनकी मर्जी से चलेगा, बाकी सारे जो है ना नीचे गुलाम हैं, यूं ही चलेंगे। तो ये वो बात जो रोसो कर रहा है ना, जो इनकलाब फ्रांस के बाद की जो बातें हुई, तो ये वो उस जमाने की बातें हकीकत में जो आज हमें हमारी सोसाइटी के अंदर नजर आती हैं कि जहां हुकूमत अलग से बन के बैठ गई कि भाई मैं तो सबसे अबव हूं और तुम लोग जो है ना मेरे गुलाम हो। इस वजह से इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया कि अगर सोसाइटी को ठीक तरीके से चलना है तो जनरल विल फॉलो करनी पड़ेगी, वो पुराने लॉज लाने पड़ेंगे जिसमें आवाम का ख्याल रखना पड़ेगा, जहां पे आवाम की इनफरादियत भी जो है वो जो है ना यहाँ पे यानी कि अकेला भी है तो वो डिस्टर्ब ना हो, और जहाँ पे कलेक्टिवली रह रहा है वहाँ पे भी उसको कोई नुकसान ना हो। इसी तरह से फिर कहा कि एजुकेशन के ऊपर इस बंदे के जो ख्यालात थे वो भी काफ़ी ज़्यादा यानी कि एरिस्टोटल या जो अफलातून साहब थे, प्लेटोन से बहुत मुख्तलिफ थे। इस बंदे ने कहा जो तालीम है वो बचपन से ही बच्चों को देनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे बड़े ज़हीन होते हैं और बाप जो है वो लड़कों का बेहतरीन उस्ताद चाहे अनपढ़ हो और माँ बच्चियों की बेहतरीन उस्ताद चाहे अनपढ़ हो। ऐसा नहीं है कि वो अनपढ़ हैं तो वो कुछ उन्हें बता नहीं सकते। अब इसमें यह भी कहा जाता है कि जिस टाइम पे इन्होंने ये सारी बातें की तो पहला एडिशन की बुक का जब इशू हुआ यानी कि प्रिंट हुआ तो लोगों ने कोई परवाह भी नहीं की, लेकिन जब दूसरा प्रिंट हुआ उसी बुक का तो लोगों की खाल जो है उससे जो है वो जोड़ा गया, उसको यानी बाइंड किया गया उससे। क्यों? क्योंकि वो इतना ज़्यादा लोगों में जो है मकबूल हुआ और आज भी इनकी फ़िलासफ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा मानी जाती है, क्योंकि इन्होंने जो एक्चुअली में बातें की थी वो हकीकत में हमें आज के सोसाइटी में या उस ज़माने के जो फ्रांस था उसमें हमें नज़र आती हैं कि हकीकत में कुछ ऐसा ही था। तो अब हमें यहाँ पे 3 तरह के डिफरेंस देखने को मिल रहे हैं। थॉमस हॉब्स साहब जो हैं वो क्या बताते हैं फितरत के ज़माने में, ठीक है, कि भाई कत्ल गारत थी, सब कुछ था और उसको काबू करने के लिए एक डंडे की ज़रूरत थी। जॉन लॉक ने कहा इंसान बड़ा आज़ाद था, लिबरल था, उसको लिबर्टी को प्रमोट करने के लिए हुकूमत बनाई, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया। और ये जो तीसरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट या जनरल विल आया रोसू का, इस बंदे ने कहा नेचर का ज़माना बड़े मज़े में था, बड़ा फ्री था, लॉस के बगैर था। तो अब भी कोशिश की जाए ऐसे ही कानून बनाए जाएँ जो कि जो है वो किसी को डिस्टर्ब ना करें, किसी के नेचर को जो है वो डिस्टर्ब ना करें। तो ये फ़िलासफ़ी थी जैन जैक रोसो साहब की।